हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये क्लास यूपी पुलिस, यूपी पेट, एसएससी जीडी और जहाँ पे भी हिंदी आती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। ये क्लास रोजाना आपको सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संशोधन। संशोधन में बताइए कौन सा उपसर्ग है? संशोधन में उपसर्ग कौन सा है? सन है, सम है, सत्य है या सर है? अब बात कर लेते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के आदि में लगते हैं, आदि में लगते हैं, शब्दांश कहलाते हैं। अब आदि, आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ। प्रारंभ, प्रारंभ, ये मूल मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। क्या बोला? उपसर्ग की क्या परिभाषा हुई है? वे शब्दांश होते हैं जो उपसर्ग, जो वाक्य के आदि या प्रारंभ में लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कोई मूल शब्द दे दिया, मूल शब्द दे दिया, ये उसके पहले लग जाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग उससे पहले लग जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, उससे पहले उपसर्ग लग जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग इसका। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कैसे टूटेगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे टूटेगा? सम धन शोधन। क्या बनेगा? सम धन शोधन, समधन शोधन। अब बात कर लेते हैं इसमें। शोधन, शोधन है ये मूल शब्द है और सम ये है उपसर्ग। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम। ये ठीक हो जाएगा। ये बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की, जैसे बताइएगा आप लोग। बताइए आप 19। 19 में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा 19 में। अधिमानता में बताइए उपसर्ग, आप क्या उपसर्ग होगा? 19 हो गया। अधिमानता में बताइए। प्रत्याशा में बताइए, आप प्रत्याशा में उपसर्ग बताइए। चलिए इन तीनों का जवाब दीजिए। बात करें 19 में तो इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उतधन, उतधन नीस, उतधन नीस। तो इसमें उत उपसर्ग हो जाएगा। अधिमाता में अधिमानता में बताएं तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अधि, अधिधन मान्यता, इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्याशा में क्या हो जाएगा? प्रति, प्रति उपसर्ग इसमें हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें 19 में उत हो जाएगा, अधिमानता में हो जाएगा अधि और प्रत्याशा में हो जाएगा प्रति। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कारक कौन सा है? भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कारक बताइए कौन सा है? करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? बात करते हैं कारक की। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद होते हैं 8। कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं कारक के भेद। और याद रखेंगे एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होता है। याद रखेंगे ये चीज। कारक के भेद 8। अगर पूछे एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं तो 8 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अगर एक शब्द में पूछे तो एक ही कारक होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जान लेते हैं हम लोग। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कारक है। तो बात करते हैं भूखे को भोजन दो, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कारक? को। यहाँ पे को का मतलब क्या होता है? यहाँ पे को का मतलब है के लिए। क्या है को का मतलब? के लिए। को का मतलब यहाँ पे के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान कारक। और वैसे भी जो चीज सदैव के लिए दी जाती है, जो चीज दान में दी जाती है, सदैव के लिए दान में दी जाती है, वहां पे संप्रदान कारक होता है। जैसे भूखे भूखे को भोजन दिया, आपने भूखे को भोजन दिया, अब उससे क्या भोजन आप वापस ले लेंगे क्या? जो चीज दे दी जाती है, दान में दे दी जाती है या सदैव के लिए जो चीज दे दी जाती है, वहां पे कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो याद रखेंगे आप, यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। अब बात करें इसमें कर्ण कारक क्यों नहीं है, इसमें कर्म कारक क्यों नहीं? अगर कर्म कारक तक होता तो यहाँ होते भूखे को, अगर ऐसा लिखा होता है भूखे को भोजन करवाओ, भूखे को भोजन करवाओ, तब आप बोल सकते थे कि यहाँ पे कौन सा कारक हो जाता? कर्म कारक। और यहाँ पे क्या दे रखा है? भूखे को भोजन दो, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। इसको ऐसे भी को का मतलब यहाँ पे के लिए है। चलिए देखते हैं कर्म कारक की कारक विभक्ति क्या होती है, कर्ण की क्या होती है? से। जहाँ पे वजह दे रखी होती है कर्ण कारक में, साधन दे रखा होता है और अंग अंग भंग की स्थिति होती है, वहां पे भी कर्ण कारक होता है।
अंग भंग की स्थिति होती है, वहां पे भी कर कारक होता है। वजह मतलब कारण, साधन मतलब कोई भी जिससे आप कहीं से भी जा रहे हैं, जैसे कार से जा रहे हैं, वो एक कानपुर से कार से कानपुर जाता है तो ये साधन हो गया। वजह होगी अंग भंग स्थिति, मतलब वो आंख से अंधा है, एक पैर से लंगड़ा है, ये अंग भंग की स्थिति होगी। बात करें संप्रदान की, बात होगी कर्म की, बात होगी अपादान की। बात करें अपादान मतलब से कारक व्यक्ति, यहाँ पे तुलना 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 की जाती है, और तुलना हो गया और क्या, अलगाव की स्थिति यहाँ पे दिखता है। अलगाव मतलब अलग होना किसी से, तो वहां पे अपादान होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धुआं स्त्रीलिंग है, संध्या स्त्रीलिंग है, बत्ता है या दावा? तो बात करें धुआं की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे छाटते हैं? अच्छा अच्छी लगा के एक बार देख लेंगे, एक बार और से, अच्छा अच्छी लगा के स्त्रीलिंग पुल्लिंग छाटते हैं, और मेरा मेरी लगा के आप छाटते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अगर अच्छा से जवाब मिल रहा है तो हो जाएगा पुल्लिंग, मेरा से मिल रहा है तो पुल्लिंग, अच्छी से मिल रहा है तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, मेरी से मिल रहा है तो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं, हम वाक्य में प्रयोग करके इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या धुआं स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये तो अच्छा हो गया, ये तो हो गया पुल्लिंग। जैसे या धुआं उड़ रहा है तो ये भी पुल्लिंग हो गया। जैसे संध्या हो रही है, हो रही है, क्रिया लगा के भी चेक कर सकते हैं, रहा है और रही है। अगर रही से वह मिला तो स्त्रीलिंग, और रहा से मिला तो पुल्लिंग, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। बत्ता, बत्ता मिला तो ये हो गया पुल्लिंग। धावा, धावा मारा तो ये हो गया पुल्लिंग। ये दोनों तीनों पुल्लिंग हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या, संध्या स्त्रीलिंग है। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में, बताइएगा आप लोग। बे, बे कैसा, कौन सा लिंग है बे में? इच्छा, इच्छा में बताइए कौन सा लिंग है? निराशा में बताइए कौन सा लिंग है निराशा में? सारस में बताइए आप लोग, सारस, सारस पक्षी नहीं होता, उसमें बताइए आप लोग कौन सा लिंग है? चलिए इतने तक लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बे, बे मतलब खर्चा, खर्चा मतलब हो गया, ये पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गया। इच्छा और निराशा ये स्त्रीलिंग हो गई। उसे निराशा हुई, निराशा हुआ नहीं, निराशा हुई, उसकी, उसको, उसकी इच्छा है, उसकी आ रहा ना, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। सारस, सारस एक पक्षी है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो बे भी पुल्लिंग हो गया, इच्छा स्त्रीलिंग, निराशा स्त्रीलिंग, सारस पुल्लिंग हो जाएगा। बात करें कुछ अन्य शब्दों में, और बताइए आप लोग। जैसे झुरमुट, झरमुट, झरमुट में बताइए कौन सा लिंग है? सरसों, सरसों में बताइए कौन सा लिंग है? सरसों हो गया, मकई हो गया, इसमें मकई में बताइए कौन सा लिंग है? मूंग, मूंग की दाल नहीं होती है, मूंग में बताइए आप लोग कौन सा लिंग है? चलिए बात करते हैं झरमुट में, झरमुट एक पुल्लिंग शब्द है, झरमुट में पुल्लिंग हो जाएगा। सरसों, मकई और मूंग ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अच्छी सरसों, अच्छी मकई और अच्छी मूंग, जितनी भी दालें होती हैं वो स्त्रीलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समाजोत्थान शब्द में कौन सी संधि, इसमें बताइए आप लोग कौन सी संधि समाजोत्थान में? समाजो उत्थान में संधि है, व्यंजन संधि है, हेर संधि है, अयादि संधि है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? समाज प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान, समाज प्लस उत्थान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है? आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है ऊ, आ प्लस ऊ मिलकर बनाएंगे ओ। ओ किसकी, ओ किस में आता था? सिंगल मात्रा किस में आती थी? ए और ओ की मात्रा किस में आती थी? ये किस में आती थी बताइए आप लोग? ये आती थी गुण संधि में, गुण संधि में। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण, पहला भी नहीं होगा, व्यंजन भी नहीं होगी, एड़ भी नहीं होगी, अयाद भी नहीं होगी, तो इनमें से कोई नहीं, एकदम करेक्ट आंसर है इसका। बात करते हैं एड़ संधि की। एड़ में या वा और रा से पहले, या वा और रा, वा से पहले कोई आधा अक्षर आता था, कोई आधा अक्षर आता था, कोई आधा अक्षर आता है इसमें। अयादी में या वा और रा से पहले कोई पूरा अक्षर मिलता है, वहां पे अयादी संधि होती है। व्यंजन में एक तरफ, व्यंजन में हलंत लगा हुआ होता है, वहां पे व्यंजन संधि होती है। तो ये बात, इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। बात करते हैं संधि की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से हो गए? स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, स्वर व्यंजन विसर्ग। और बात करें इसमें स्वर के भी कितने पार्ट होते हैं? स्वर के कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से हो गए? एक हो गया गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, एड़ संधि और अयादि संधि। ये होगी स्वर संधि के 5 भेद। संधि के 3 भेद
स्वर व्यंजन विसर्ग और स्वर के कितने, स्वर संधि के कितने भेद, 5, गुड़ दीर्घ वृद्ध एड़ और आदि। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रामोपासक, रामोपासक में समास पूछा गया कौन सा है, द्वितीय तत्पुरुष है, इसमें देखिए थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्थी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है। बात करते हैं रामोपासक का, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, रामोपासक का समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह हो जाए राम का उपासक, राम का उपासक। अब का आ रहा है ना, समास में का की और ना ने नी किस में आता था, संबंध तत्पुरुष समास में आता था, संबंध तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है। अब यहाँ पे संबंध तत्पुरुष ना देके ऐसे दे दिया है, प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ये दे रखा है। अब देख ली, बात करते हैं कर्ता क्या हो जाती है, यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार सीरियल लिख देते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण। तो इस प्रकार से होती है ना कार्य विभक्ति, तो ये हो जाएगा प्रथमा तत्पुरुष, कर्ता हो जाता है प्रथमा तत्पुरुष, कर्म हो जाता है द्वितीय तत्पुरुष, कर्ण हो जाता है तृतीय तत्पुरुष, और क्या बोलते हैं, कर्ता ने कर्ता हो गया, और कर्म हो गया, करण हो गया, और पंचमी कौन सी होती है चतुर्थी कौन सी होती है, आप लोग बताइएगा, संबंध। चतुर्थी होती है, चतुर्थी होती है संप्रदान, सॉरी इतने हो गए यहाँ पे, आगे आगे लिख देते हैं, चतुर्थी कौन सी होगी, चतुर्थी होगी संप्रदान, षष्ठी कौन सी होगी, संबंध, सप्तमी कौन सी होगी, अधिकरण, अधिकरण होगी षष्ठी, और आठवीं कौन सी होगी, संबोधन वाली, वो आठवीं होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे संबंध किस में आ रहा है, षष्ठी में आ रहा है ना, तो यहाँ के इसका आंसर होएगा षष्ठी तत्पुरुष, याद रखेंगे। द्वितीय, द्वितीय में कौन सा आता है, कर्म, इसकी कारक व्यक्ति कौन सी हो गई, चतुर्थी में संप्रदान, इसमें के लिए, इसकी कारक व्यक्ति कौन सी होगी, के लिए। षष्ठी में संबंध वही का के की और नाने नी और आरे री। सप्तमी कौन सी हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी अधिकरण, जहाँ पे में पर और स्थान, में पर और स्थान का बोध होता है, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष या अधिकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चिड़िया आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ते हुए बाज को चिड़िया पकड़ी, इस रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है, ये कहना चाहता है चिड़िया आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया को पकड़ लिया, इस वाक्य में पूछना चाहता है रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है इसमें, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य अगर पूछे तो 3, और अर्थ के आधार पर पूछे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे अर्थ के आधार पर होते हैं वाक्य 8 प्रकार के। तो इसमें देख लेते हैं, आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया को पकड़ी, चिड़िया पकड़ी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सरल वाक्य। सरल वाक्य कहाँ पे होता है, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, जहाँ पे एक उद्देश्य जहाँ और एक विधेय होता है, वहां पे कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है। जहाँ पे एक कर्ता और एक कर्म दिया होता है, वहां पे कौन सा होता है, सरल वाक्य। बात करें मिश्र वाक्य, इसमें की से जुड़ा होता है, दो उपवाक्य की से जुड़े होते हैं संयुक्त में, तथा और किंतु, किंतु से दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, वहां पे होता है संयुक्त वाक्य। तो ये याद रखेंगे, मिश्र वाक्य में किससे जुड़े होते हैं, की से। सरल वाक्य में जहाँ एक उद्देश्य एक ही विधेय होता है, यानी कि जहाँ पे एक ही कर्ता होता है, और संयुक्त वाक्य में किंतु तथा और से जुड़े होते हैं दो उपवाक्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें पूछा जाता है कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 अरसीबाद, ऑप्शन नंबर बी आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 3 आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 4 आशीर्वाद। तो बात करते हैं इसमें आशीर्वाद, ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो ऐसा आशीर्वाद नहीं लिखा जाता, इसको अगर उच्चारण करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, उच्चारण क्या होगा, अरसीबाद। और इसका बात करें तो ये अरसी बार्द हो जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा आरसी और बार्द, ऐसा लिखा जाता, देख लीजिए आशीर्वाद, ये करेक्ट इसकी वर्तनी है, आरसी, आरसी और बाद। बात करें कुछ अन्य शब्दों को बताइए आप लोग। डलिया, डलिया शब्द क्या सही लिखा हुआ है, ढक्कन, ढक्कन शब्द क्या सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए आप लोग।
डलिया, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे उच्चिप्त नहीं आएगा नीचे। डलिया शब्द ऐसे लिखा होता है, कोई भी शब्द उच्चिप्त से शुरुआत नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। कोई भी शब्द उच्चिप्त से शुरुआत नहीं होता है, या तो उच्चिप्त को बीच में लाइए तब ठीक होगा। उच्चिप्त कभी भी कोई भी शब्द शुरुआत नहीं कर सकता। ढक्कन, ढक्कन भी शब्द गलत है, याद रहे, ढक्कन भी शब्द गलत है। ढक्कन ऐसा लिखा होता है, ढक्कन में उच्चिप्त नहीं आएगा। ढक्कन, ये ढक्कन ठीक है, याद रखेंगे। डलिया भी गलत है, ढक्कन भी गलत है, ऐसा लिखा जाता है जैसे हमने लिख दिया। बताइए बिनिया, बिनिया शब्द बताएंगे सही है या गलत है? बिनिया शब्द सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? कवित्री, कवित्री शब्द बताइए सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है? चलिए देख लेते हैं इनको एक बार। बात करें बिंदिया, बिंदिया सब गलत लिखा हुआ है, बिंदिया ऐसा लिखा जाता है, बिंदिया, बिंदिया होगा ऐसे, ये यहाँ पे ऊपर अंक बिंदी आएगी, ये गलत हो जाएगा। कवित्री भी गलत है, कब इत्री होता है, याद रखिए। काफी बार ये पूछा जा चुका है, कवित्री ये भी गलत है, शुद्ध वर्तनी जिसकी ये हो जाएगी कवित्री की। बिंदिया भी गलत है, इसकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। देखने क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें पूछना चाहता है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1, मेरे प्राण निकल गए, मेरा। ऑप्शन नंबर बी, मेरा प्राण निकल गया। ऑप्शन नंबर सी, मेरा प्राण निकल गई। ऑप्शन नंबर सी डी, मेरा प्राण निकल गई। तो बात करते हैं प्राण। प्राण होता है जो ना, प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है, बहुवचन में होता है ये हमेशा, ये बहुवचन शब्द है ये प्राण। तो इसके साथ क्या आएगा, बहुवचन के जब बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो उसी उसी के अनुसार आएगी इसकी, क्या बोलते हैं, क्रिया आएगी उसी प्रकार से। तो देख लीजिए यहाँ पे, अगर प्राण बहुवचन है तो देख लीजिए मेरे, ना कि मेरा। मेरे होगा, बहुवचन में अगर प्रयोग हो रहा तो मेरा, मेरे होगा ना कि मेरा। या भी गलत हो जाएगा, मेरा दे रखा, मेरी प्राण थोड़ी होता, मेरे प्राण निकल गए, ये इसका सही हो जाएगा। 8वें का हो जाएगा 1। इसको और एक वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं, जैसे शेर को देखकर मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये भी बहुवचन में प्रयोग हो गया है। तो प्राण हमेशा बहुवचन में यूज होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें पूछा जाता है कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अरविंद, क्या अरविंद नहीं है? सतजल नहीं है, सरसिज नहीं है, अमीय नहीं है। बात करते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द की। अरविंद भी होता है, सतजल भी होता है और सरसिज भी होता है। बात करें अमीय, अमीय किसका पर्यायवाची है, आप लोग बताइए। अमीय बोलते हैं किसको? पीयूष, अमृत को पीयूष हो गया। इसके पर्यायवाची कौन से हो गए अमृत के? अमीय हो गया, पीयूष हो गया, जीवन, जीवन जीवनोदक हो गया, ठीक है, सुधा हो गया और सुरभोग हो गया, सुरभोग। ये सब हो गए अमीय या अमृत के पर्यायवाची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीय। अमीय गलत है। कमल का अरविंद भी होता है, सतजल भी होता है, सरसिज भी होता है। बात करें और कौन कौन से होते हैं कमल के पर्यायवाची, और कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। पुंडरीक हो गया, पुंडरीक हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया, पदम हो गया, पदम भी होता है, राजीव भी हो जाएगा, राजीव हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा कमल का, नीरज भी हो जाएगा कमल का, पुष्कर भी हो जाएगा, पुष्कर फूल का भी होता है, ये तालाब का होता है और इसका भी होता है, पुष्कर भी हो जाएगा, सरोज भी हो जाएगा कमल का। तो ये सब हो गए कमल के। कौन कौन से? पुष्कर हो गया, सरोज हो गया, पुंडरीक हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया, अंबुज हो गया, पदम हो गया, राजीव हो गया, पंकज हो गया। ये सब कमल के हो गए। और अरविंद, सतजल और सरिस भी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, घड़ी में तोला और घड़ी में मासा, इसका अर्थ क्या है? घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। ऑप्शन नंबर 1, बहुत ही नाजुक मिजाज। ऑप्शन नंबर बी, डंडी मारने में कुशल, क्या ये होता है? ऑप्शन नंबर सी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरी कहीं नुकसान, मतलब एक तरफ मुनाफा हो दूसरी तरफ नुकसान हो, ये होता है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ, या जरा सी बात पर खुश और नाराज। घड़ी में तोला या घड़ी में मासा का अर्थ ये होता है। तो इसका आंसर ये होता है, जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पर नाराज। ऑप्शन नंबर डी 10 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है इसमें बताइए। आप लोग पूछना चाहता है चैन की बंसी बजाना का अर्थ है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। ऑप्शन नंबर डी, बी मौज करना। ऑप्शन नंबर सी, फुर्सत में बंसी बजाना। या ऑप्शन नंबर डी, बेरोजगार होना। बात करते हैं चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या होता है, मतलब मौज करना। ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, ला और या वर्ण का स्पर्श व्यंजनों में स्थान किस वर्ग में है। मतलब पूछना चाहता है इसमें ला और या किससे बोले जाते हैं, दंते मूर्धन्य से, मूर्धन ओष्ठ से, दंते तलब से, या कंठ मूर्धन्य से। बात करते हैं
या या कहाँ से बोला जाता है, या हो गया, सा हो गया, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये तालब से बोले जाते हैं, तालब से। तालब में कौन कौन से आते हैं, चा वर्ग आता है पूरा तालब में, चा वर्ग की बात करें तालब में आता है। तो देख लीजिए दूसरा वाला तालब किस में दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है, एक में दे रखा है इसमें। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है तालब। या किसे बोला जाता है, तालब से। दंत की बात करें, दंत से कौन से, ला हो गया, सा हो गया और जा हो गया, ये नुक्ता वाला जा, ये भी इसी से बोला जाता है। तो याद रखेंगे 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया कौन सा रस होगा, इसमें रस बताइए आप लोग। एक खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा, संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा, या वियोग श्रृंगार रस। बात करते हैं इसमें करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, बताइए आप लोग। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, स्थायी भाव, इन सबका स्थायी भाव जान लेते हैं एक बार, फिर इसका आंसर बताते हैं। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शोक। रौद्र रस का हो जाएगा स्थायी भाव क्रोध। संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, इसका हो जाता है एक ही होता है इनका, ये श्रृंगार रस के भेद हैं दोनों। इसका होता है प्रेम या रति, प्रेम या रति इसका होता है स्थायी भाव। बात करते हैं इसमें, क्रोध की बात हो नहीं रही है, शोक की बात हो नहीं रही है, इसमें क्या हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस कब होता है इसमें, जब नायक और नायिका, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पे कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार रस। जहाँ पे नायक और नायिका दोनों मौजूद होते हैं वहां पे कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस में जहाँ पे नायक या नायिका में से कोई एक ही हो, वहां पे कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस, मतलब बिछड़ने की बात होती है, वहां पे वियोग श्रृंगार रस होता है। तो एक नायक हो, जहाँ पे एक नायक या नायिका एक ही हो, वहां पे कौन सा होता है, दोनों में से कोई एक ही उपलब्ध हो, वहां पे कौन सा होता है, वियोग श्रृंगार रस। अब यहाँ पे देख लीजिए, हे खरग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी यहाँ पे नायक एक ही है, कौन से हैं वो, भगवान राम जी हैं, सीता जी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। याद रखेंगे इसमें कौन सा हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस, ना कि संयोग श्रृंगार रस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा गया अलंकार बताइए आप लोग। 14 में क्या है, दिव सवान का समय, मेघमय आसमान में उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें पूछे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, सलेश है, या मानवीकरण है। तो उपमा की बात करें, इसमें सा सी सम ये शब्द जहाँ पे आ जाते हैं, तुलना जहाँ पे होती है वहां पे कौन सा होता है, उपमा अलंकार। सलेश की बात करें, जहाँ पे एक शब्द है उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो, वहां पे कौन सा होता है, सलेश अलंकार। मानवीकरण की बात करते हैं, मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण में होता है किसी भी, किसी भी चीज का, याद रख लेते हैं, किसी चीज का चित्रण मानव द्वारा किया जाता है, वहां पे कौन सा होता है, मानवीकरण। जहां पे चित्रण, किसी भी चीज का चित्रण मानव द्वारा किया जाए, वहां पे मानवीकरण होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, इसमें संध्या परी सी उतर रही थी धीरे धीरे आसमान से, धीरे धीरे मतलब किसी आदमी, इंसान के, मनुष्य के द्वारा ही वर्णन किया जाता है कि जो संध्या का समय है, संध्या का समय है जो ना, जो संध्या का समय है वो किस प्रकार से उतर रहा है, जैसे एक संध्या का समय कैसे उतर रहा है, जैसे कोई संध्या शाम के टाइम कोई परी उतर रही हो आसमान से, उसी प्रकार मानव मानव ने वर्णन किया इसमें। तो इसमें हो जाएगा मानवीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी अलंकार पूछा गया, ले चल साथ मैं तुझे कनक ज्यों विचक स्वर लेकर झनक, इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, सलेश है। बात करते हैं रूपक, रूप अलंकार कहाँ पे होता है, जहाँ पे योजक चिन्ह मिल जाए वहां पे रूपक अलंकार लगा देंगे। उत्प्रेक्षा में जहाँ पे मनु मानो जनु जानो ज्यों ये आदि शब्द मिल जाए वहां पे कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा होता है। उपमा में सम सी ये शब्द जहाँ पे मिल जाए तुलना बोधक, वहां पे होता है उपमा। श्लेष की बात करते हैं, श्लेष में क्या होता है, एक शब्द के दो से अधिक अर्थ होते हैं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे ज्यों दे रखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह ठगी है, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके सही उत्तर बताइए आप लोग। यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह ठगी है, इसका संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 वह पंडित है किंतु ठगी है। ऑप्शन नंबर बी वह पंडित है वह ठगी है। ऑप्शन नंबर सी पंडित होने के कारण वह ठगी है। ऑप्शन नंबर डी पंडित होने होते हुए भी वह ठगी है। तो इसको संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा,
संयुक्त वाक्य इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही पंडित है किंतु वह ठगी है। याद रखेंगे, इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मच्छरदानी में प्रत्यय बताइए कौन सा हो जाएगा। मच्छरदानी में प्रत्यय कौन सा है? अनीय है, अन है, या दानी है। बात करें प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शब्द के अंत में लगते हैं, वो होते हैं प्रत्यय। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा इसका, मच्छर प्लस दानी। मूल शब्द क्या हो जाएगा, मच्छर प्लस दानी। तो मच्छर हो गया मूल शब्द, इसमें दानी हो गया प्रत्यय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों में बताइए। गौरव, गौरव में बताइए कौन सा हो जाएगा प्रत्यय। इसी प्रकार लाघव में बताइए कौन सा हो जाएगा प्रत्यय। तो गौरव को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा गुरु प्लस आ, लाघव में तोड़ेंगे तो हो जाएगा लघु प्लस आ। तो इसमें हो जाएगा आ प्रत्यय गौरव में, और लघु लाघव में भी हो जाएगा आ। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव, देशज है, संकर है। बात करें तिलक, तिलक की तिलक एक तद्भव शब्द है, सॉरी तिलक एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए होते हैं, वो होते हैं तत्सम। तद्भव वे होते हैं जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, वो होते हैं तद्भव। इसका तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है इसका टीका, क्या होता है? टीका। इसका तत्सम क्या होता है? तिलक। तो हो जाएगा, ये तत्सम शब्द है, इसका तत्व क्या हो जाएगा? टीका, तिलक का। देश शब्द क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, वो होते हैं देश। जैसे लोटा हो गया, गड़बड़ हो गया, इनकी उत्पत्ति का पता नहीं है ना, तो ये हो जाएंगे देश। संकर शब्द बात करें जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे दो भाषाओं से कैसे, रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी। ये टिकट घर, ये भी संकर शब्द है, टिकट घर। एक टिकट हो गया अंग्रेजी भाषा का शब्द, ये हिंदी भाषा का शब्द हो गया। ऐसे रेल हो गया, क्या बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी हो गया हिंदी भाषा का शब्द। संकर दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पुष्प का तत्सम बताइए। पुष्प, फूल का तत्सम बताइए, सॉरी। पुष्प होगा, पुष्प होगा, प्रसून होगा, सुमन होगा। बात करते हैं इसमें, फूल का क्या हो जाता है? पुष्प हो जाएगा तत्सम। फूल एक तद्भव शब्द है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तत्सम, और ये हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, तो इसका हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन नंबर डी। बात करें पूप, पूप की बात करें, क्या होता है पूप? प्रसून की बात करें, प्रसून फूल को ही बोलते हैं, प्रसून भी फूल को बोलते हैं। और इसको बात करें इसे, इसमें हो जाएगा आंसर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 सितंबर, 21 फरवरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? मातृभाषा इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार का विशेषण है? ये पूछा गया। प्राचीन शब्द किस प्रकार का विशेषण? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संज्ञावाचक विशेषण है, गुणवाचक। तो बात करें विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहले विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? सार्वनामिक हो गया, परिणाम हो गया, संज्ञावाचक हो गया, गुणवाचक हो गया। बात करें सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गए, सर्वनाम आ जाए पहले और संज्ञा बाद में आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें जैसे मेरी, इसको अगर इसको तोड़ें सर्वनाम के तौर पर, क्या हो जाएगा? एक वाक्य ले लेते हैं हम, ये मेरी कार है, ये पुस्तक मेरी है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ये पुस्तक मेरी है, मेरी है। तो देख लीजिए यहाँ पे सर्वनाम पहले आ गया और संज्ञा बाद में आई। जब सर्वनाम पहले आ जाए संज्ञा बाद में आए, वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है, याद रखेंगे आप लोग। और इसको अगर अगर इसका सीक्वेंस क्या होता, इसका सीक्वेंस होता यह मेरी पुस्तक है, तब ये होता साधारण वाक्य। तो यहाँ पे सर्वनाम जब पहले आ जाए तो वहां पे होता है कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। बात करें परिमाण, परिमाण में नाप तोल आता है, नाप और तोल। नाप तोल की बात करें तो वहां पर होता है परिमाणवाचक, संख्यावाचक में जिसको हम गिन सकें 1 2 3 4। गुणवाचक में किसी व्यक्ति का गुण होता है वहां पे। जैसे प्राचीन, प्राचीन की बात करें, प्राचीन, प्राचीन मंदिर, मंदिर कैसा है? मंदिर की क्या विशेषता है कि मंदिर बहुत प्राचीन है, यानी कि पुराना है, तो ये गुण हो गया मंदिर का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, इसमें बताइए कौन सा वाक्य का भेद है ये। बात करें अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त हो गया एक, तो मिश्र हो गया, संयुक्त हो गया, मिश्र हो गया, सरल, ये 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 8। बात करें ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क तो दी नहीं रखा है इसमें,
जहाँ पे प्रश्न पूछ रहा हो वहाँ पे होता है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह दे रखा होता है, निषेध में नहीं का प्रयोग किया होता है, तो इसका हो जाएगा इच्छावाचक, मतलब ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे ऐसी हमारी इच्छा है, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें अलंकार से पूछा गया, इसमें अलंकार बताइए कौन सा हो जाएगा 23 नंबर में। तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हे उर्वशी समान। तो बात करें इसमें एमक अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, सलेश हो जाएगा या वक्रोक्ति हो जाएगा। बात करें एमक की, यहाँ पे दो शब्द आ जाए, जैसे कनक कनक आ गया ना, दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, वहां पे होता है एमक अलंकार। अनुप्रास की जहाँ पे एक शब्द का रिपीट हो जाए बार बार, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रा बार बार रिपीट हो रहा है ना, जहाँ पे एक शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास होता है। सलेश की बात करें, एक शब्द के जहाँ पे कई अर्थ हो वहाँ पे कौन सा था, सलेश अलंकार। बात करें इसमें देख लीजिए, इसमें अलंकार की बात करें, एक होता है उर्वशी, एक दे रखा है, एक उर्वशी ये दे रखा है। तो एक उर्वशी अप्सरा होगी, जो अप्सरा नहीं उर्वशी थी, एक अप्सरा होगी वो, इस उर्वशी का मतलब अप्सरा या आभूषण। एक उर्वशी का अर्थ हो गया अप्सरा या आभूषण, और एक उर्वशी का अर्थ हो गया मतलब उर्वशी, मतलब हृदय में बसी, हृदय में बसी, हृदय में बसी। तो इसमें देख लिए दो शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ पे क्या बताया था, जहाँ पे दो शब्दों के अलग अलग हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, एमक अलंकार। तो याद रखें इसमें अलंकार अलंकार हो जाएगा एमक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया कौन सा छंद होगा, क्वेश्चन नंबर 24 में। जिन्हें सुमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि शुभ शुभ गण सदन। इसमें पूछा गया कौन सा छंद होगा, दुआ होगा, सोरठा होगा, बरबे होगा, रोला होगा। बात करें दुआ में, दुआ में कितनी मात्राएं होती हैं देख लेते हैं एक बार, 13 11 दुआ में। सोरठा में कितना होता है, 11 13। बरबे में 12 7। ये तीनों कौन से छंद है, अर्ध समात्रिक छंद है, अर्ध समात्रिक छंद है। रोला की बात करें, रोला एक समात्रिक छंद है, याद रखेंगे। दुआ में 11 13, सोरठा में 11 13, बरबे में 12 7। तो इसकी मात्रा गिन लेते हैं हम एक बार। जी, इसमें एक और एक, सुमिरत एक, माँ में भी एक, रा में भी एक, ता में भी एक, सिद्ध में भी एक, इसमें भी एक, दो एक, एक एक दो एक एक, एक एक एक, इसमें भी एक हो जाएगा, इसमें भी एक एक, गिन लेते हैं हम। दो, दो और चार, चार इसमें होंगे छः, छः हो गई, छः और दो आठ, आठ और तीन 11, 11 तो इसमें हो गई, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, दो और दो चार और दो छः, छः हो गई, छः और चार 10 और तीन 13, 11 13, 11 तो इसमें किसमें होती है, 11 13 मात्राएं किसमें होती हैं, 11 13 होती हैं सोटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है, बताइए भक्तकालीन का कौन कवि नहीं है इसमें। बिहारी नहीं है, सूरदास नहीं है, कबीरदास नहीं है, तुलसीदास नहीं है। बात करें भक्तकालीन कवि कौन से हो जाएंगे इसमें, सूरदास भी हो जाएगा, कबीरदास भी हो जाएंगे और तुलसीदास भी हो जाएंगे। बात करें बिहारी, बिहारी कौन से कवि है ये, बिहारी कौन से कवि के कौन से काल के कवि है, तो बताइए बिहारी ये रीतकालीन कवि है, कौन से रीतकालीन कवि हैं, रीतकाल के कवि कौन से, बिहारी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सलिल शब्द का सही है तो बताइए क्या होता है। पानी होता है, मलिन होता है, वैष्णवर होता है या सरल होता है। बात करें सलिल का अर्थ होता है पानी, पानी की और पर्यायवाची होता है तोय, अम अम्बुद, अम्बु बोलते हैं, अम्बुज नहीं, माफ कीजिए, अम्बु बोलते हैं पानी को, तोय, ये सब होते हैं पानी के पर्यायवाची, याद रखिएगा आप लोग। मलिन मतलब मैला, वैष्णवर किसे बोलते हैं, अग्नि को बोलते हैं, सरल का मतलब होता है सीधा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वो एक कार मेरी है, इसमें पूछा गया कौन सा कारक है। करण कारक का संबंध है, संप्रदान है, अधिकरण है। बात करें वो कारक, वो कार मेरी है, इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक, मतलब मेरी है, मतलब री आ रहा है ना, जहाँ पे रा रे री का के की आ जाए और ना ने नी आ जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संबंध। बात करें कर्ण में, इसके बाद व्यक्ति से आती हो, यहाँ पे बजे और साधन का प्रयोग होता है, वहाँ पे कर्ण कारक होता है। संबंध को बता दिया, संप्रदान के लिए जो के लिए कारक व्यक्ति इसकी होती है, जो चीज सदैव के लिए दे दी है वहाँ पे संप्रदान होता है। अधिकरण की बात करें में पर, और स्थान की वो दो जहाँ पे वहाँ पे होता है अधिकरण। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। स्वाभाविक और स्वागत में बताइए कौन सा उपसर्ग है। दोनों में सु है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्वा और सु है। बात करें इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, मूल शब्द उसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, स्वाभाविक में देख लेते हैं एक बार। तो उसमें हो जाएगा सो,
धन वाव धन इक, इसमें तो मूल शब्द हो जाएगा भाव, इक हो जाएगा प्रत्यय, स्वा हो जाएगा इसमें उपसर्ग। तो दोनों इसमें देख लेते हैं, स्वागत में एक बार देख लेते हैं, इसका संधि विच्छेद करते तो हो जाएगा इसमें सुधन आगत, सुधन आगत, आगत मूल शब्द हो जाएगा और सु उपसर्ग हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा स्वा। तो इसमें देखिए स्वा और सु कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। अब बात करते हैं क्वेश्चन शब्दों में, बताइए आप लोग कौन कौन से उपसर्ग हैं। जैसे स्वल्प, स्वल्प में बताइए आप लोग उपसर्ग, स्वल्प में हो जाएगा सुधन अल्प। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29, अंतरंग का विलोम बताइए। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा, बहुरंग होगा, बहिरंग होगा, सबरंग होगा या करंग होता है। बात करें अंतरंग का मतलब अंदर, अंदर इसको बोल सकते हैं अंदर, इसका हो जाएगा बहिरंग, ऑप्शन नंबर डी बहिरंग हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन शब्दों में बताइए आप लोग, जैसे परुष, परुष का बताइए आप लोग क्या हो जाएगा विलोम शब्द, डिंब का बताइए विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तट का बताइए आप लोग विलोम शब्द क्या हो जाएगा। बात करते हैं इनकी, परुष की हो जाएगा कोमल, कोमल हो जाएगा इसका, डिंब का हो जाएगा अक्षोम, तट का हो जाएगा मझधार, मझधार हो जाएगा इसका मझधार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, बुढ़ापा एक प्रकार की अवसाप है, या बोल सकते हैं बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ पे का लिख लीजिएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सी संज्ञा होगी, जातवाचक होगी, भाववाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी या समूहवाचक। बात करें संज्ञा की, संज्ञा की, संज्ञा के अगर भेद पूछे तो अर्थ के अनुसार बताएंगे 5, अगर मूल रूप से पूछे संज्ञा के भेद तो आप लोग बताएंगे 2। बात करते हैं इसमें बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गया, बुढ़ापा में क्या हो जाएगा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक वे संज्ञाएं होती हैं, भाववाचक वे संज्ञा होती हैं जो अदृश्य होती हैं, अदृश्य होती हैं जो, और इमोशनल जितने भी होते हैं, इमोशन होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जाति में बात करें, जातिवाचक जिसके जैसी बहुत सारी हो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जिसका जैसा एक ही हो, जो किसी का नाम हो गया, राम हो गया, वो मतलब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। या कैसे रामायण हो गई, जिसका जैसे कोई एक ही हो। समूह की बात करें, जैसे में दल आ जाता है, एक समूह की बात होती है, वहां पे होता है समूहवाचक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, प्रत्यय में बताइए आप लोग, प्रत्यक्ष में संधि बताइए आप लोग कौन सी है, गुण है, दीर्घ है, आदि एड़ है। तो इसमें अगर बात करें, क्या बताया था एड़ संधि में आपको, क्या बताया, जहाँ या और वाह और रा से पहले अगर आधा अक्षर मिल जाए वहां पे कौन सी संधि होती है, एड़ संधि होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें संधि के वही 3 प्रकार, कौन कौन से, स्वर, विसर्ग, व्यंजन, और स्वर संधि के भी 5 प्रकार आपको बताए थे। बात करते हैं क्वेश्चन शब्दों में, बताइए आप लोग संधि कौन कौन सी हो जाएगी। जैसे अनवय, अनवय में बताइए कौन सी संधि हो जाएगी। मध्वालय, मध्वालय में बताइए आप लोग कौन सी संधि हो जाएगी। अनभिक्षण में बताइए आप लोग संधि कौन सी हो जाएगी। तो इन तीनों में कौन सी संधि हो जाएगी, एड़ संधि हो जाएगी। देखिए या और वाह से पहले आधा अक्षर आ रहा है, वाह से पहले आधा अक्षर आ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगी इनमें से एड़ संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, इसका अर्थ क्या होता है। अपनी बातें छिपाना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी निंदा स्वयं करना, या अपनी चर्चा करना। तो इसका अर्थ होता है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। 32 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसे पूछा गया, इसको अरेंज करना है आपको। एक पहला और छठा जो ये होते हैं, जो अरेंज होते हैं, इनको आपको, इन चारों को आपको अरेंज करना होता है। देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर, आत्मरक्षा और निपुण किया जाता है, ये तो सेम हो जाएंगे, ये तो अपनी जगह पे रहेंगे, आपको इनको अरेंज करना है। तो इसका अरेंज क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। कुल मिलाकर आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बात से यही निष्कर्ष आता है कि छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में के मामले में महिला आयोग निपुण किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, और इसमें आगे महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष आता है कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। तो देख लीजिए पहले क्या आ जाएगा, पहले वाह आ जाएगा, फिर आएगा या, फिर आएगा रा, फिर आएगा ला। तो इसका आंसर होगा थर्ड। देख लीजिए ऐसा इसी में दे रखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, मैत्री पुष्पा की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। अलमा कबूतरी, गुड़िया भीतर गुड़िया, खुली खिड़कियां, कितना बड़ा झूठ। बात करें मैत्री पुष्पा की, अलमा कबूतरी भी हो जाएगा, गुड़िया भीतर गुड़िया हो जाएगा, खुली खिड़कियां भी हो जाएगा। अलमा कबूतरी की बात करें, इसमें कितना बड़ा झूठ की बात करें, ये किसकी रचना है, ये ऊषा प्रबंधा की, उषा प्रिय बंदा की, याद रखेंगे ये लोग। उषा प्रिय बंदा की रचना कौन सी है, कितना बड़ा झूठ। इनकी कौन सी रचनाएं और होंगी, जैसे शेष यात्रा, शेष यात्रा इनकी भी रचना है।
55 खंबे लाल दीवारें, ये भी इनकी रचना, याद रखेंगे आप लोग। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रबंधा, और कितने बड़ा झूठ, ये भी होगी उषा प्रबंधा की। अलमा कबूतरी, घोड़िया भीतर घोड़िया, खुली खिड़कियां, मैत्री पुष्पा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या बोलते हैं उसे? अपरिमेय कहते हैं, अमापित कहते हैं, अनुपेय कहते हैं, अपर कहते हैं। बात करने का आंसर की, जो मापा ना जा सके उसको बोलते हैं हम लोग अमापित। इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आल्पिन और गमला किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच के हैं, पुर्तगाली के, अंग्रेजी के हैं, जापानी के हैं? बात करें आल्पिन, गमला, और गमला हो गया पतलून, हो गया पतलून, गोदाम हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी हो गया, फीता हो गया, फीता हो गया, आलू हो गया, गोभी हो गया। तो आल्पिन, गमला, गोभी, पतलून, अलमारी, गोदाम, फीता, आलू, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बात करते हैं जापानी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं? जापानी भाषा के कौन से? रिक्शा हो गया, जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है। सुनामी भी जापानी भाषा का शब्द है, और जूडो, जूडो भी जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अवधि का निजी छंद क्या है? बरबे है, कवित्व है, रोला है, छपे है? तो बात करें अवधि का निजी छंद होता है बरबे। इसमें मात्राएं कितनी होती है? 12 7 होती है मात्राएं। ये अर्ध समात्रिक छंद है। बात करें छप्पे की, ये किससे मिलकर बना होता है? दो से। छप छप क्या बोलता है? पानी, आरो। तो ये मतलब रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है, उल्लाला से मिलकर बना होता है छप्पे। रोला के 4 शब्द होते हैं और उल्लाला के 2 शब्द होते हैं। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्लास को शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी भाई अमन सर रोजाना सुबह 10 बजे मिलेगी ग्रुप क्लास यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।